बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दमम के मुतालिया पाकिस्तान के दूसरे सबक का मुतालिया कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात, इसका पहला लेक्चर हो चुका। आज दूसरा लेक्चर है, सफ़ा नंबर 32 से शुरू होगा। सबसे पहले बात की गई कौमी इस्तेहकाम के हवाले से। अजीज़ तलबा, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर लिया, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा। देखिए, हम एक घर भी बनाते हैं तो बहुत से मसाइल, परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं। पाकिस्तान हमारा बड़ा घर था, हमें बहुत से मसाइल का इब्तिदा में सामने करना पड़ा। सबसे बड़ा मसला तो भारत ही था, जिसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान की इमदाद रोक ली, फंड रोक लिए। उसके बाद मुहाजिरीन का बहुत बड़ा मसला था। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 55 लाख हिंदू हिजरत करके भारत गए, लेकिन भारत से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में पहली वसाइल की कमी थी, जगह की कमी थी, मकानों की कमी थी, रिहाइश, पोशाक, हर चीज़ के मसाइल थे। तो बहरहाल बहुत सूरत हाल गंभीर थी, लेकिन एक मेहरबानी थी अल्लाह ताला की कि बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद रजना की मुखलिस और अहल क़यादत थी। उन्होंने बड़ी ही दूरंदेशी से और काबिलियत से काम किया, बाकियों को भी नसीहतें की, एक कोशिश की बेहतरीन रहनुमाई करने की, जिसके नतीजे में हम अल्हम्दुलिल्लाह उन इब्तिदाई मुश्किलात से जल्द निकल आए। लेकिन बहरहाल आज का लेक्चर यही है कि इब्तिदाई मुश्किलात क्या थी। तो सबसे पहले तो देखिए, कौमी इस्तेहकाम। क़याम पाकिस्तान के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान एक बड़ा चैलेंज था। भारतीय दुश्मनी, मुहाजिरीन की आबादकारी, यानी वहां से आए लोगों को घरों में बसाना, मुआशरती और मुआशी वसाइल में कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे मसाइल का सामना था। इन हालात में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फहमो फरासत और बेहतरीन क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल हुआ। अब हमारा आज का लेक्चर यही है कि वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क्या सियासी बसीरत थी, क्या हिकमत अमली थी, क्या स्ट्रेटजी थी, जिससे पाकिस्तान इब्तिदाई मसाइल से निकलने में कामयाब हुआ। कायद आज़म को क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ 1 साल, ये 1 साल और 1 माह बनता है। 1947 में पाकिस्तान बनता है और अक्टूबर 48 में आपका वसाल हो जाता है। तकरीबन 1 साल रहनुमाई का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर डाल दिया। अजीज तलबा, यकीनन जानते होंगे हजरत कायद आज़म सख्त बीमार थे, पर उन्होंने अपनी बीमारी को छुपाया हुआ था ताकि दुश्मन इससे फायदा ना उठाए। तो क़याम पाकिस्तान के बाद बहसियत गवर्नर जनरल जो आपको 1 साल 1 माह मिला, वो बीमारी और अलालत का वक्त था, लेकिन आपको डॉक्टर्स ने बार बार कहा कि आप आराम फरमाएं, आपकी ज़िंदगी सेहत को ख़तरात लाक है, मगर आप फरमाया करते थे ये आराम का वक्त नहीं है। दिनों रात काम किया। उस शदीद बीमारी में भी रिजल्ट ये निकला कि 1 साल बाद ही आप हमसे बिछड़ गए, मगर उस 1 साल में आपने मुल्क पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर दिया। ये थी बाबाए कौम की सियासी बसीरत। आइए अब इसी को ज़रा तफसील से देखते हैं। पाकिस्तान के बाद जो सबसे पहला मसला था, वो तो भी आपको अर्ज किया, मुहाजिरीन की आबादकारी ही था। इसके लिए आपने क्या काम किया? सबसे पहले आप जानते हैं पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन आपने हेडक्वार्टर को आर्जी तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया, क्योंकि मुहाजिरीन लाहौर आ रहे थे, वाघा के बॉर्डर के नज़दीक। कराची के ज़रिए मुहाजिरीन नहीं आए, ज़्यादातर लाहौर के ज़रिए आए। तो हज़रत कायद आज़म खुद भी तमाम तर इंतज़ामी मशीनरी को भी लाहौर मुंतकिल कर दिया, ताकि बराह रास्त निगरानी की जा सके इमदादी कार्रवाइयों की। बाबा कौम ने इसके लिए एक रिलीफ फंड कायम किया,
यानी एक फंड बनाया और आवाम से अपील की, मुखिया हजरात से, अमीर लोगों से कि इस फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, पार्टिसिपेट करें, चंदा डालें, ताकि उससे मदद की जा सके उन लोगों की जो मुहाजिरीन हैं, जो हमारे मेहमान हैं। आपने इंतज़ामी मशीनरी यानी गवर्नमेंट कह लें को नसीहतें भी की और उनकी मौसर निगरानी भी की। नहीं आराम फरमाया आपने, दिन रात थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, हदायत जारी करना, लोगों के दरमियान रहना, ताकि उनको एहसास हो कि हम अकेले नहीं हैं, मुसीबत इस घड़ी में बाबाए कौम हमारे साथ हैं। एक अहम काम किया गया, एक महकमा कायम किया गया अलाटमेंट का, मतरूका इमलाक की अलाटमेंट। मतरूका कहते हैं तर्क करने को, यानी वो जायदादें जो हिंदू छोड़कर भारत चले गए थे, अपने मकान दुकानें जायदादें छोड़कर, उन मकानों को, उन दुकानों जायदादों को उन लोगों को अलाट कर दिया गया जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। यानी जो हिंदुस्तान में अपने मकान दुकान छोड़कर आए थे, उनके बदले पाकिस्तान में उनको वो मकान और दुकान दिए गए जो यहां से हिंदू छोड़कर गए थे। इससे किसी हद तक लोगों को छत मिली, रिहाइश का मसला हल हुआ मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए। एक मरतबा इसी वाले से कायद ने फरमाया, तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कौमों ने अपने आप को मजबूत बनाया। हमारी तारीख बहादुरी और अजमत की दास्तानों से भरी हुई है। हमें भी अपने अंदर मुजाहिदीन की सी रूह पैदा करनी है। अफसरान को हदायत की कि वो दफ्तर शाही से परहेज करें। जो एक रिवायत थी कि अफसराना मिजाज था, वो अब आवाम के खादिम हैं, वो आवाम की खिदमत करें, आवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करें। जिनको घर मिले ठीक थे, आरजी खैमे बनाए गए और जगह जगह बनाए गए, जिनकी आज भी यादगारें मौजूद हैं, और इस तरह बड़ी हद तक मुहाजिरीन का मसला हल हुआ। उसके बाद दूसरा नुक्ता है सरकारी मुलाजमीन को नसीहत। मैंने भी अर्ज की, जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज जो सरकारी मुलाजमीन अफसर थे वो आका का काम करते थे, वो हमारे मालिक आका बन के रहते थे। लेकिन जाहिर है जमहूरियत में ये बात काबिल कबूल नहीं होती, आज़ाद मुल्क में काबिल कबूल नहीं होती। आपने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम आवाम पर ऑफिसर नहीं हो, आपको आवाम की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया, दिन रात खिदमत करें। और किस तरह से कौमी जज्बे और इज्तमाही सोच के साथ हमें ज़ाती मफादात से बढ़कर मुल्की मफादात में कौम के लिए काम करना है। अदायगी फ़राइज़ पर तवज्जो दें, अब अपने कमरों में ना बैठें, आवाम के लिए दिन रात एक निकलें। सरकारी मुलाजिम ऑफिसर्स नहीं है, वो कौम के खिदमतगार हैं, उनको ऐसा ही रवैया अपनाना होगा। और एक अहम बात कि अब उनको सियासत तर्क करनी होगी। आप जानते हैं बड़े सगीर में तो सियासी जमातें थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, मजहबी जमातें थी, तो सियासत का बड़ा रुझान था। आपने फरमाया अब हमें सियासत को तर्क करना होगा, सियासत से अदम वाबस्तगी और गैर जानिबदारी, यानी पाकिस्तानी कौम की खिदमत करनी होगी, सियासी मफादात, सियासी ख्यालात और तसव्वुरात से बालातर होकर। इसका बड़ा अच्छा असर हुआ और अफसरान के उस रवैये में तब्दीली आई जो अंग्रेज दौर में हुआ करता था। सुबाइयत और नस्ल परस्ती से गुरेज। आप जानते हैं पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क, इसमें एक कौम नहीं, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग आबाद हैं। किसी भी कौम के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है इलाकाई सोच, यानी अपनी अपनी बिरादरी की बात करना। हजरत काज़ी ने फरमाया कि इस तरह तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब हमें इलाकाई, नस्ली, लसान कहते हैं ज़बान को, लसानी बुनियादों की बजाय कौमी यकजहती पर जोर देना होगा, कौम का सोचना होगा, ना कि अपनी नस्ल और कबीले का सोचना होगा। मजीद आपने ये किया कि मुख्तलिफ रियासतों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इक़दाम किए। जो छोटी छोटी रियासतें थी, अलग थी, उनकी अपनी इलाकाई सियासत थी और वो इलाकाई सियासत से बाहर नहीं निकलते थे। उनको कौमी धारे में शामिल करने का मतलब क्या था कि अब आप अपने इलाके के मफाद से बढ़कर मुल्क और कौम के मफाद का सोचेंगे कि दरअसल
मुल्क व कौम के मफाद में ही सबका मफाद है। तो आपने बड़ी कामयाब कोशिश की उनको कौमी धारे में लाने की। बलोचिस्तान है, सिब्बी है, कलात है, सिंध है, ये इलाके अलग थलग थे, इसको आपने कौमी धारे में शामिल किया, जिससे कौमी यकजहती के अनासर को मजबूत करने में मदद मिली। और देखिए जी, मईशत के लिए रहनुमा असूल, मईशत फाइनेंशियल, कोई भी मुल्क मुआशी असूलों के बगैर नहीं चलता। पैसा, दौलत, मुआशियात ही किसी कौम की मजबूती की जड़ होती है। पाकिस्तान के लिए तो मुआशियात इसलिए भी अहम थी, नया मुल्क था, हमारे पास कुछ नहीं था, जो हमें भारत से हिस्सा मिलना था उसको रोक लिया गया और बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। आप यकीनन जानते होंगे, पाकिस्तान के इब्तदाई चंद महीनों में रियासत बहावलपुर के नवाब बहावलपुर, मेरा ताल्लुक भी रियासत बहावलपुर से ही है, तो कई माह तक रियासत बहावलपुर के नवाब ने पूरे पाकिस्तान की मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की थी। जब हजरत कायद आज़म बहावलपुर के दौरे पर तशरीफ लाए थे, तो ये कुछ माशी मसाइल थे। फिर ये था कि पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसका भी हिस्सा होना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो कायद आज़म ने ये समझते हुए कि मुआशियात किसी भी कौम की बुनियाद होती है तरक्की की, सबसे पहले काम ये किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम किया, ताकि पाकिस्तान का अपना बैंक हो और उसके मुताबिक मुआशी निज़ाम को न सिर्फ देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके, इस्लाह के लिए कोशिश की जा सके। बाबाए कौम ने बड़ी दिलचस्पी से बड़ी जल्दी कायम किया और इसका इफ्तिताह भी बाबाए कौम ने खुद किया। आप जोर दिया करते थे कि इंसाफ और मसावात पर मुबनी मुआशी निज़ाम। देखिए, मसावात का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सबको बराबर बराबर दौलत तकसीम कर दीजिए, ऐसा हो भी नहीं सकता। हमें अमीर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, गरीब भी चाहिए, तालीम याफ्ता भी चाहिए, सबको बराबर दौलत बांट दी जाए तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। मगर यहां मसावात का मतलब यह है कि तरक्की के मौके सबके लिए यकसा होने चाहिए। अगर एक गरीब भी बासलाहियत है तो वो तरक्की कर सके, मुआशी कमजोरियां, गुर्बत उसकी तरक्की की राह में रुकावट ना बने, इसको कहेंगे इंसाफ और मसावात पर मुबनी मुआशी निज़ाम। आपने अवाम से अपील की, दरख्वास्त की, नसीहत की कि रिलीफ फंड के लिए दिल खोल कर इमदाद करें, अतियात दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात और परेशानियों में घिरा हुआ है। इस तरह किसी हद तक मुआशी मसाइल पर खिदमत पाने में, काबू पाने में मदद मिली। स्टेट बैंक का जब आपने इफ्तिताह फरमाया तो मैं आपको एक जुमला कोट कर दूं, आपने उस मौके पर फरमाया था, मगरब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए बेपनाह मसाइल पैदा कर रहा है, ये लोगों को इंसाफ मुहैया करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने ऐसा मुआशी निज़ाम लाना है जो इस्लाम के सही तस्वर मसावात और समाजी असूलों के असूलों पर, समाजी इंसाफ के असूलों पर मुबनी हो। तो आपने गाइडलाइन दे दी कि किस तरह से पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम होगा। इंतज़ामिया में इस्तिलाहात, यानी ऐसे कवानीन बनाना कि जिससे सरकारी इदारे, गवर्नमेंट बेहतर अंदाज से काम कर सके। अभी आपको अर्ज़ की, इंतज़ामी अमले और वसाइल की कमी थी। वो जो दफ्तरी अमला था, तजर्बाकार था, आप जानते हैं उसकी अक्सरियत हिंदू थी और पाकिस्तान बनने के बाद वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। सो हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता इंतज़ामी अमला कम था, वसाइल की भी कमी थी, देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, इस्तेमाल के लिए कागज़ नहीं था, कलम, स्याही, मेज़, कुर्सी और रोशनाई, टाइपराइटर, इस तरह की दफ्तरी चीज़ें नहीं थी। दफ्तर में सामान भी नहीं है और काम करने के लिए तरबियत याफ्ता कारकुन भी नहीं है। सरकारी साजो सामान नापैद था, कम था। लेकिन आप जानते हैं, अज़म, हौसला एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बड़े बड़े मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। कायद आज़म की ज़ेर क़यादत हमने इन मसाइल पर काबू पाया। आपने फौरी तौर पे फ़ांड सर्विस, अकाउंट सर्विस और दूसरी सर्विसेज का आगाज़ किया। यानी फ़ांड सर्विस की तरबियत दी जाती थी
تاکہ لوگ سفارت کاری کر سکیں، جو دوسرے ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں وہاں جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکیں۔ اکاؤنٹ سروس میں معاشیات کے ماہرین بنائے گئے، اور دوسری سروسز میں آپ جس طرح کمیشن کے امتحانات کہہ لیں، تاکہ ہمیں آفیسرز دستیاب ہو سکیں جو اس ملک کو چلا سکیں۔ عزیز طلباء، یہاں بات بہت اہم ہے، چودھری محمد علی مسلم لیگ کے ایک بڑے لیڈر تھے جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے۔ آپ بیوروکریٹ تھے، ماہر بیوروکریٹ تھے، آپ کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ قائد اعظم نے آپ کو خصوصی مشن دیا تھا کہ آپ بیوروکریسی میں اصلاحات لائیں، تو اس کے لیے آپ نے بڑے شاندار فرائض سر انجام دیے۔ شروع میں ہی پاکستان اگر فوج کی بات کی جائے، نیوی کے ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے، اور کوشش کی گئی کہ وہ سامان کی کمی کو جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ ایک اہم بات، کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کے رہنما اصول، فارن پالیسی۔ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ خارجہ پالیسی کہ ایک ملک دوسرے ملکوں سے کس طرح تعلقات اختیار کرے گا، کس نوعیت کے ہوں گے اور کس حد تک ہوں گے، کن اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا خارجہ پالیسی ترتیب دیتے وقت۔ تو قائد اعظم نے واضح طور پہ فرمایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت قومی مفادات کا دھیان رکھا جائے گا۔ خاص طور پہ آپ نے کہا کہ بنیادی اور قومی مفادات پر مبنی خارجہ پالیسی، اور ہمارے قومی مفاد کیا تھے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا تھا اور ایک اچھا مسلمان بننا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان، آپ مشہور جانتے ہیں آپ کا فرمان کہ ہم پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل نہیں کرنا چاہتے، ایک ایسی لیبارٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر پرکھا جا سکے اور دنیا کے سامنے مثال پیش کی جا سکے۔ تو یہ بنیادی اصول تھے ہماری خارجہ پالیسی کے کہ قومی مفاد پر مبنی ہوگی، اور کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلامی ملکوں سے ہمارے خصوصی تعلقات ہوں گے۔ خارجہ پالیسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر سفارت خانے قائم کیے، یعنی دوسرے ملکوں میں پاکستان کے دفاتر بنانا، ایمبیسیز جس کو کہتے ہیں، سفارت خانہ قائم کہتے ہیں، وہ فوراً قائم کیے۔ پاکستان نے پہلا کام کیا، اقوام متحدہ کی رکنیت لی، یعنی یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا پاکستان، تاکہ پاکستان عالمی امور میں بھی اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنے وجود کو ثابت کر سکے۔ مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات قائم کیا آپ نے، اور کوشش کی کہ بھارت سے بھی بہتر تعلقات بنائے جائیں، جو تقسیم پاکستان بھارت میں جو تلخیاں تھیں اس کو بڑی حد تک کم کیا جائے، تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کا فائدہ ہو اس چیز کے اندر۔ ایک عزیز طلباء، آخری اس کے بعد ٹاپک آتا ہے قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے طلباء کو نصیحت۔ اس میں آپ ذہن میں بات رکھیں، برے صغیر پاک و ہند میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو قائد اعظم ہی طلباء کو سیاست کی طرف لائے تھے، کیونکہ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ اس وقت آزاد ملک کی ضرورت ہے۔ طلباء، طالبات، خواتین کو سیاست میں لے کر آئے۔ وہ طلباء کا بڑا اہم کردار رہا، مسلم لیگ کے لیے جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، فنڈز ریزنگ کرتے تھے اور جلوس کا انتظام کرتے تھے، تو مؤثر طور پر سیاست کا حصہ رہے طلباء پاکستان بننے سے پہلے۔ مگر ذہن میں رکھیں، جو ہی پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے طلباء کو پرزور نصیحت کی کہ اب وہ سیاست کو چھوڑ دیں۔ وہ سیاست میں کیوں تھے کہ ہم غلام تھے، ہمیں آزاد ملک کی ضرورت تھی، لیکن اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب طلباء اپنے کالجوں اور یونیورسٹی کی طرف واپس لوٹ جائیں، اب وہ سیاست نہ کریں۔ بڑی امیدیں تھیں، آپ طلباء کو مستقبل کہا کرتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے۔ طلباء نے تحریک پاکستان میں بھی مؤثر کردار ادا کیا تھا، لیکن بابا قوم فرمایا کرتے تھے کہ اب استحکام پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کریں کہ اب سیاست چھوڑ کر اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ بارہا مختلف موقع پر آپ نے نصیحت کی۔ طلباء پاکستان کے مستقبل کے معمار تھے آپ کے نزدیک۔ تحریک پاکستان میں طلباء کا اہم کردار ادا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی آپ نے ہدایت کی۔ 27 نومبر
1947 को आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आपने ख़ास तौर पे जोर दिया तालीमी शोबे की तरक्की पे कि जो कौमें तालीम में पीछे रह जाती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मैंने अभी आपसे अर्ज की। अब आपने तुलबा को अमली सियासत से दूर रहने का दर्स दिया और उनको नसीहत की कि अब वो ज़ाती सलाहियतें आला मकासद के हसूल में इस्तेमाल करें। और वो आला मकासद क्या था? पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क व कौम की बका के लिए। और यह भी हकीकत है कि तुलबा ने वाकई शानदार किरदार अदा किया। मुस्लिम तुलबा का जिद्दोजहद आज़ादी में भी बड़ा अहम किरदार रहा और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी तुलबा ने कायद आज़म की नसीहतों पर अमल किया और भरपूर किरदार अदा किया। मुल्क व कौम की तरक्की में भी आपने एक दफ़ा तुलबा से खिताब करते हुए फरमाया था, पाकिस्तान को अपने तुलबा पर फ़ख्र है जो हमेशा अगली सफ़ों में रहे और कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। तुलबा हमारा मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल के मामार भी हैं। उनसे कौम नज़्म व ज़ब्त चाहती है ताकि वक्त के आने वाले चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके। अजीज़ तुलबा, ये आज का लेक्चर भी था और ये आपके लिए नसीहत भी थी। बड़े पाकिस्तान बना गए, अब आपका किरदार है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में अपना मौसर किरदार अदा करते रहें। लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।